नमस्कार, मार्केट मसाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। मैं हूं विवेक और एक बेहतरीन मार्केट रहा सुमित, बेहतरीन मार्केट। और नवंबर सीरीज का जो आगाज हम कह सकते हैं, नवंबर मंथ का जो आगाज था वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन जो अंत हुआ वो बेहतरीन नहीं, रहा। लेकिन एक चीज़ है, इस पूरी तेज़ी में बाजार तो नए हाई पर है, मतलब आसमान में। ये पोर्टफोलियो जो है वो पाताल में, पाताल में बिल्कुल। ये सबने फील किया होगा आप लोगों ने कि आप लोगों के पोर्टफोलियो में बहुत फर्क नहीं आ रहा होगा। लेकिन हाँ, बाजार में एक बढ़िया तेज़ी है, खुशनुमा माहौल है, ढोल बज रहे हैं, हर तरफ पोस्टर लग रहे हैं कि बाजार नए ऑल टाइम हाई पे पहुंच रहा है। लेकिन इंडेक्स में ऐसा कुछ हो नहीं रहा, मतलब ब्रॉडर मार्केट्स में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। वहाँ पे एडवांस डिक्लाइन ढीले ही चल रहे हैं अभी भी। सो पेन तो है, लेकिन वो काला चश्मा लगा के आप रो रहे हो, लेकिन किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा कि आप रो रहे हो। ऐसी स्थितियाँ दिखाई पड़ रही मुझे तो। बिल्कुल, ये आपने अच्छा बोला कि काला चश्मा लगाकर। अच्छा, इसमें ना सुमित सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है, रिसर्च एनालिस्ट की जॉब और पोर्टफोलियो मैनेजर की जॉब, फंड मैनेजर की जॉब। आपका पोर्टफोलियो फंड कुछ भी मैनेज आप कर रहे हो, उसमें निवेशक पूछेंगे कि फ़ोन लगा के कि भाई आपने कितना रिटर्न जनरेट किया। अब वो बोलेगा -2 कि निकलो निफ्टी बाहर है। निकलो, आप अच्छे फंड मैनेजर नहीं हो। अच्छा, वो आदमी अगर खुद मैनेज करता तो उसका -20 होता, लेकिन -2 भी उसको एक्सेप्टेबल नहीं है। तो वो इस समय थोड़ा प्रॉब्लम। खैर, लेकिन ये हफ्ता में एटलीस्ट ये कह सकते हैं कि पेन ब्रॉडर मार्केट्स में था, लेकिन फ्रंटलाइन इंडेक्स में जिनके पास बैलेंस पोर्टफोलियो है उनके में शायद बहुत फर्क ना पड़ा हो। जिन्होंने लार्ज कैप भी रखा है, मिड कैप भी रखा है, स्मॉल कैप भी रखा है, उनके पोर्टफोलियो में बहुत अंतर नहीं आया होगा। लेकिन जिन्होंने सिर्फ भर भर के स्मॉल कैप रख रखे होंगे, मिड कैप रखे होंगे, उनका पोर्टफोलियो बड़ी तरह से वाइप आउट होता हुआ दिखाई पड़ा होगा। और खासतौर से जितनी छोटी कैपिटल, माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, लोअर मिड कैप, इनमें तो बहुत बुरी तरह त्राही मची है। तो हो सकता है वहाँ पर एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़े। लेकिन मित्तल साहब, ये अर्निंग हो गई ख़त्म, अब हम 10 महीने में उतर रहे हैं वहाँ पे ऑटो सेल्स के नंबर, और फिर वही पूरी कहानी शुरू हो जाएगी दोबारा। बिल्कुल सुमित, बहुत सारे डेटा हैं और जीडीपी का डेटा तो बड़ा शानदार आया है, 8.2%। नहीं, क्या लग रहा है, ये तो नहीं दिखा रहा है कि हाँ ट्रम्प साहब ने लगा लिए टैरिफ, उसके बावजूद भी हम बढ़िया लाते हैं, हमारी अच्छी ग्रोथ है। मुझे तो यही लग रहा है अब तो। मतलब जैसे पहले होता था ना कि चाइना के मार्केट पर हम जीडीपी के डेटा पर ज़्यादा रिलाई नहीं करते थे। आप एक चीज़ बताओ, 8.2% की ग्रोथ, मतलब मैं ये डेटा देख रहा था सुमित, मेरे सामने है Q3 FY24। Q3 FY24, ठीक है। उस समय हम 8% के पार पहुंचे थे, 8.6% लास्ट हमने वहां देखा था। उसके बाद हम 8% के नीचे चल रहे हैं। आपको लगता है इस बार का Q2 जुलाई सितंबर इतना एक्सेप्शनल था? कहीं से लगा आपको? मार्केट में जाते हो आप, किसी शॉप के पास जाते हो, फैक्ट्री पर जाते हो, कंपनी का डेटा देखते हो, कंपनियों की अर्निंग। पुराना हाई भी Q3 FY24 ही में था शायद। नहीं, वो जो था वो Q2 FY25 में। हाँ, मुझे लगा कि सितंबर 2000 नहीं आ गए नंबर। नहीं, सितंबर 2024 में लगा था उस समय पर हाई। उसके बाद तो फिर इनफैक्ट Q2 जो वो जीडीपी डेटा आए थे वो खराब आने लगे थे, क्योंकि Q2 FY25 में जब मार्केट ने हाई लगाया था, उसके बाद जो जीडीपी फिगर आई थी वो आई थी हमारी 5.4, उसके बाद 6.2, फिर थोड़ा ग्रेजुअली रिकवर हुआ Q4 में 7.4, 7.8 और अब 8.2। तो नहीं, लेकिन 8-8.5% की ग्रोथ, ज़्यादा शॉपिंग कर डाली क्या आपने? मैंने, मेरी शॉपिंग से अगर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इतना आ जाए तो मैं उधार लेके लगा दूं, कम से कम देश तो तरक्की कर जाए। नहीं, लेकिन हुआ क्या होगा, मे बी ये फेस्टिवल की डिमांड कह सकते हो कुछ हद तक इसको, बेहतर मानसून का नंबर कह सकते हो इसको, जीएसटी कट का बेनिफिट भी शायद थोड़ा बहुत आया हो ना, पूरा तो नहीं आया होगा, लेकिन हाँ सितंबर में 22 सितंबर से आया था, तो 7-8 दिन 10 दिन का होगा, तो वो थोड़ा बहुत बेनिफिट आया होगा, या प्री मानसून के ज़्यादा प्रोडक्शन नंबर आ गए होंगे, या होता है एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करा हो तो फर्दर बाइफरकेशन में पता चलेगा। मुझे एक चीज़ लग रही है बस सुमित इसमें, कि जो हमें पता था कि अमेरिका टैरिफ लगा रहा है, 25% का हम पर लग गया था, तो वो जब से इफेक्टिव हो रहा था उससे पहले माल बना के आपने जल्दी से एक्सपोर्ट कर डाला होगा, वो एक इम्पैक्ट हो सकता है। बाकी मॉनसून से आप पूरी जीडीपी की डेटा में देखो तो एग्रीकल्चर का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ज़्यादा बड़ा है नहीं। ठीक है, वो सपोर्ट जरूर कर सकता है ग्रोथ, लेकिन वो ऐसा कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता, ड्राइव नहीं कर सकता 8.2 तक। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा एक डेटा में थोड़ा अंतर है। दूसरा इंटरेस्टिंग डेटा सुमित मैं बताता हूँ आपको, जब लास्ट टाइम 27 सितंबर 2024 को जब मार्केट ने, निफ्टी ने 26,277 का हाई लगाया था, उस समय इंडियन मार्केट की टोटल मार्केट कैप, जो बीएससी लिस्टेड कंपनीज की मार्केट कैप थी, वो थी 479 लाख करोड़। ठीक है।
और अब जो मार्केट कैप चल रही है वो करीब चल रही है 475 लाख करोड़। ठीक है, तो यानी 4 लाख करोड़ आपने लूज ही किए हैं पिछले हाई से अभी के हाइस पे। ठीक है, और उसमें भी आपने कम से कम 2-3 लाख करोड़ की कंपनियां ऐड कर ली आईपीओ के मार्केट। तो मतलब आपका जो पोर्टफोलियो है वो नीचे चल रहा है, इसीलिए नीचे चल रहा है क्योंकि आपके जो कम से कम 5-6 लाख करोड़ का जो डेफिसिट है वो पूरा ही नहीं हो रहा है अभी। और इसीलिए छोटे निवेशक, मिड कैप, स्मॉल कैप अभी भी त्राही नहीं। तो अभी चलो वो तो सब अपनी जगह है कि बाजार टूट गया या मिड कैप स्मॉल कैप टूट गया, इंडेक्स ने हाई बना गया, सब आंकड़े अपनी जगह है। लेकिन अगर एज अ रिटेल इन्वेस्टर मैं सोचूं तो अभी क्या लेना चाहिए, क्या लग रहा है इस समय? तो बस मुझे लगता है भगवान कि का नाम मत पेशेंस, बोलना। नहीं पेशेंस बाय करना चाहिए। भगवान का नाम मत लीजिए और कुछ। भगवान का तो नाम देखिए हमेशा लीजिए, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि पेशेंस बाय कीजिए। और बस अभी यही कुंजी है आपके लिए, और कोई आपके पास चारा नहीं है क्योंकि 30% प्रॉफिट पे कोई आदमी नहीं है। ये सब कहने की बातें हैं कि मैं स्टॉप लॉस काट लूंगा, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। भाई 30% नीचे आने के बाद कोई स्टॉप लॉस किसी से नहीं कटता। नहीं, कोई नया अगर कोई स्टॉप लॉस काट लेता 2-3% पे काट ले तो काट ले। नहीं, नया कोई कैश लेके बैठा हो तो नया कैश लेके बैठा हो तो उससे बढ़िया क्या अपॉर्चुनिटी कहाँ डाले? फ्लेक्सी कैप फंड में। हाँ, फंड में। और अगर सेक्टर वाइज देखे तो कुछ दिख रहा है सेक्टर वाइज तो बहुत सारे सेक्टर में क्वालिटी मिड कैप्स ही इतने सारे हैं। मतलब मुझे लगता है कि सेक्टोरल हम सवाल पूछते हैं फंड मैनेजर से, लेकिन आंसर तो कुछ कुछ हमें भी पता ही होते हैं कि वो क्या देने वाले, और हम पूछ भी रहे हैं तो इसकी रेलिवेंस क्या जवाब देंगे वो। हाँ, तो वो मुझे आपको भी यही पता ही है, आप और मैं तो हमेशा ही बात करते हैं चाय पर कि इतने सारे मिड कैप पड़े हुए हैं। अब नाम लेंगे तो हमारे ऊपर अलग रेगुलेशंस लग जाएंगी, मैं नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन आप समझो, आप दुनिया जहाँ की साइट है, स्क्रीनर वगैरह इतनी सारी हैं, ईपीएस। देखो बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा कभी भी कि मैं कौन सा शेयर लूँ, तो कोई भी ऐसी कंपनी उठा लो जिसमें पिछले 15-1 साल में, रेयर है वैसे, 15-1 साल में 20% की प्रॉफिट ग्रोथ मिल रही हो। अगर ऐसा मिल रहा है ना किसी भी कंपनी में, तो उसको शांति से दबा के बैठे रहो, वो कहीं नहीं जाएगा, वो धीरे धीरे चढ़ के ऊपर आ ही जाएगा। मतलब टाइटन जैसी कंपनी में 36% की ग्रोथ मिली है CAGR में, प्रॉफिट में। बस उतने से ही वो मल्टीबैगर बन गया झुनझुनवाला साहब का। एक आम आदमी के लिए 20% की CAGR से बढ़ने वाला शेयर बहुत होता है, और ऐसे मिलते हैं हमेशा नहीं, साल की, मतलब हर हफ्ते ही, हर क्वार्टर की ग्रोथ नहीं कह रहा हूँ, वरना तो आप पक्का नहीं ढूंढ पाएंगे। लेकिन अगर कोई कंपनी हर साल 20% CAGR से बढ़ रहा है स्टॉक प्राइस, उसका प्रॉफिट, आराम से बैठो, उससे अच्छी कोई कंपनी नहीं है। शांति से अपने आप पैसा बना के दे ही देगा, चाहे वो आज बनाए या कल बनाए या कुछ सालों बाद बनाए, बना के दे ही देगा। फिर वो PEG वगैरह आप ऐड करते रहो चाहें तो उसके अंदर, लेकिन बेसिक्स तो आपको यही है। इतनी इससे एक अच्छी कंपनी तो आपको मिल ही गई जो ऐसी ग्रोथ दे रही है। आज मैं एक नंबर पढ़ रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि इस देश में सबसे ज़्यादा किसी एक कंपनी जिसको म्यूचुअल फंड ओन करते हैं, वो कौन सी हो सकती है? टाटा तो रिटेलर्स, टाटा मोटर्स तो रिटेलर, वो तो भूलिए, वो तो रिटेलर फेवरेट है। जो फंड फेवरेट, बजाज फाइनेंस ना, बिगेस्ट होल्डिंग किसी म्यूचुअल फंड की, सारे म्यूचुअल फंड की किसी एक कंपनी में, वो HDFC बैंक। अच्छा, 3,92,000 करोड़ वर्थ के शेयर HDFC बैंक में लेकर बैठे म्यूचुअल फंड। अच्छा, सेकंड नंबर पे आता है ICICI बैंक, ओके, थर्ड नंबर पे आता है रिलायंस, अच्छा, 4 नंबर पे आता है SBI, फिर L&T, कोटक, एक्सिस और आखिरी में इटर्नल। ये 10 नाम हैं जो कि म्यूचुअल फंड के ऑल टाइम फेवरेट हैं और सबसे बड़ी होल्डिंग है। और इसमें कोटक को खाली छोड़ दीजिए और जोमेटो या इटर्नल को छोड़ दीजिए, बाकी सब में 1 लाख करोड़ से ऊपर की होल्डिंग है म्यूचुअल फंड्स की। तो ये ऐसे नाम हैं जो म्यूचुअल फंड सबसे बड़ा बेट करके बैठे हैं। तो अगर आपको कुछ कभी नहीं समझ में आता तो इससे अच्छा क्या ही मिलेगा। दे आर द बेस्ट, जो सारे म्यूचुअल फंड लेकर रख सकते हैं, आप भी लेकर रख सकते हैं। एटलीस्ट पैसा बढ़ाएगा नहीं तो बर्बाद भी नहीं करेगा। सो एटलीस्ट धीरे धीरे आप देखो ना, सरक सरक के रिलायंस ने हाई बना गया। पता चला किसी को ये कैसे धीमे से रिलायंस ने हाई बना दिया। SBI 1000 रुपये आ गया, पता चला धीरे धीरे 999 का हाई काट के चला आया। सो ये वो नाम है, ये धीरे धीरे सरक सरक के कब अपने हाई काट जाते हैं पता नहीं चलता। एक ही वो एशियन पेंट, हम लोगों को पता नहीं कितनी मतलब बात, अरे कितना सुनने को मिला उसके बाद कि आपको एशियन पेंट पसंद आता है, ये है वो है, क्या कंपनी है, ग्रासिम आ रहा है, ख़त्म कर देगा, ये होगा वो होगा। और आज देख लीजिए एशियन पेंट सरक सरक के 3000 पहुँच ही गया ऑलमोस्ट। सो ऐसे मिलता है मौके, अच्छी कंपनियों में नीचे के लेवल मिले, अच्छी बात है। आराम से अपना पेशेंस रखिए, धीरे धीरे खरीदिए। और जब फियर एट इट्स पीक हो, मतलब बोला जाता है जब आपकी टांगें कांपने लग जाए,
तब आता है वो समय जब आप इसमें और पैसा डाल सकते हैं। तो उस पार्ट को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। बिल्कुल। इसमें एक चीज़ और है कि केवल आपकी नहीं कांपनी चाहिए, सबकी कांपनी चाहिए। बस प्रमोटर ही ना कांपे। कहीं प्रमोटर के पैर कांपने शुरू हो गए। प्रमोटर के पैर कांप रहे हो तो मत जाना, तब मत जाना। और केवल आपके कांप रहे हो तब भी मत जाना, लेकिन अगर सबके मार्केट में कांप रहे हो तब जाना, तब जाना। वो पैनिक है एक्चुअली। तो अब क्या है, आप क्या नजर रखोगे? अब तो सुमित देखिए, बहुत सारे खबरें आ रही हैं, मतलब बहुत सारी जो इवेंट वाले वीक आ रहे हैं। जैसे 30 नवंबर को जब ये हमारा लिंक वो होगा, प्रकाशित होगा 12 बजे, तो उसी दिन ओपेक की मीटिंग का एक आउटकम आ जाएगा। ऑटो सेल्स का डेटा मंडे को आ जाएगा, मंडे को पीएमआई डेटा आ जाएगा, उसके बाद 5 दिसंबर को आरबीआई की पॉलिसी है, पॉलिसी का आउटकम आ जाएगा। उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत कम है और आपके पास रूम है। हो सकता है कि आरबीआई अगर रेट कट नहीं भी करे तो आपको ऐसी टोन दे दे कि वो डॉविश वाली कि वो आप ठीक है। मुझे लग रहा है इस बार आरबीआई ना रुपए पे कुछ करेगा, करना चाहिए, करना रुपया बहुत लगातार वीक हो रहा है और आरबीआई ने बहुत टाइम से कुछ उसमें किया भी नहीं है। हाँ। सो रुपये पे कुछ ना कुछ कॉल आनी चाहिए आरबीआई की, आइडियली आनी चाहिए। वैसे वो रुपए में खुद भी ओपन मार्केट ऑपरेशंस के जरिए इंटरवेंशन तो कर ही सकते हैं। नहीं कर नहीं रहे ना। हाँ, वो कर नहीं रहे हैं, वो शायद किसी उम्मीद में बैठे हैं कि शायद एफआईज लौट आएंगे। तो एफआईज फ्लो जब आएगा तो एफआईज तो आए, लेकिन ऐसे नहीं आए कि मजा ही आ जाए। नहीं, ब्लॉक डील में आते रहता है किसी ब्लॉक डील में क्या, आप देखो वर्लपूल की ब्लॉक डील हुई, भारती की हुई। वर्लपूल में देखो प्रमोटर निकल रहा है धीरे धीरे। मैं तो ये समझ नहीं आ रहा, प्रमोटर निकल रहे हैं वहाँ, वो अदानी राइट्स लेकर आए। अदानी तो एंटरप्राइज तो राइट लेकर आए हैं, लेकिन अदानी टोटल गैस में से वो जो टोटल जो है वो वहाँ से ग्रीन से निकलने की बात हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ग्लोबल फ्रंट पे अगर भैया आपका फ्रांस का मार्केट बढ़िया चल रहा है, अमेरिका का मार्केट चल रहा है, तो उनको वहाँ पैसे की क्या ज़रूरत पड़ी है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरली हर जगह प्रॉब्लम है, वीकनेस है, जिनको पैसे की ज़रूरत पड़ रही है। इतने बड़े स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट में से वो बाहर निकल रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। और ख़ासतौर से इंडिया से निकल रहे हैं और कोई बड़ा स्टेक कोई किसी कंपनी में ले नहीं रहा, विदेशी कंपनी आकर। नहीं, एक ही दो आईपीओ तो आए छोटे बड़ी एमएनसीज के, वरना तो एमएनसीज के तो आईपीओ भी आने बंद हो गए अब तो। हाँ, सो लेट्स सी कैसे आती है कहानी आगे अगले हफ्ते में। ऑटो सेल्स के नंबरों को कुछ उम्मीद है क्या? दिवाली का पूरा सुमित, अब नवंबर के जो ऑटो सेल्स के डेटा आएंगे उसमें मुझे पर्सनली ज़्यादा उम्मीद इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए दिवाली चली गई आपकी अक्टूबर में, तो जिसको सेल बाय करना था कर लिया। नवंबर में होता क्या है कि आप नवंबर दिसंबर में आ जाते हो, फिर दिसंबर के बाद आपका साल चेंज हो जाता है, तो आपकी जो गाड़ी का मॉडल है या जो वो है डिमांड दिसंबर में आती है, सस्ते मॉडल या तो आप बेच लो, मतलब आपकी डिमांड या तो वहाँ से आ जाएगी, और नहीं तो कोई भी आदमी ये टैग नहीं लगवाना चाहता मेरी 2025 वाली गाड़ी है, तो वो 2 महीने बाद 2026 का टैग लगवा लेगा। तो वो थोड़ा सा एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट होता है हर बार ऑटो सेल्स पे। तो मुझे ऑटो सेल्स से बहुत ज़्यादा उम्मीदें तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, 5-10% की ग्रोथ आ जाएगी, क्योंकि मंथ ऑन मंथ हर बार नवंबर से कंपैरिजन, नवंबर दिसंबर का कंपैरिजन वो तो रहेगा ही। आरबीआई पॉलिसी से मुझे टोन में ज़्यादा उम्मीद, मतलब टोन बदल सकती है, रेट पर तो ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, लेकिन पुतिन से बहुत उम्मीदें हैं कि 4-5 दिसंबर को 4 और 5 दिसंबर को आ रहे हैं, तो वो इंडिया समिट में आ रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ बातचीत होगी, क्या कुछ स्टेटमेंट आते हैं, और उसके बाद ट्रंप के क्या स्टेटमेंट आते हैं, वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे मेरे लिए। नहीं, वो तो मैं सब कुछ करूँगा, बस मैं वो नहीं करूँगा, साइन नहीं करूँगा, बाकी सब कुछ करूँगा। वो तो रहेगा ही उनके साथ, हमेशा से ही है वो, हमारे साथ सब कुछ है, घूमेंगे फिरेंगे। उनके बेटे भी अभी आए थे, शादी अटेंड करके गए, और रणवीर सिंह के साथ डांस भी कर डाला, लेकिन बस कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करूँगा। वो बात अपनी जगह है, तो वो तो चलता ही रहेगा उनका, लेकिन ठीक है। तो ये सब तो चलता ही रहेगा। कोई सेक्टर और फेड की मीटिंग है, फेड की मीटिंग, लेकिन एक और भी है ना, फेड तो इस बार ये वो बोल रहा है सब लोग की ब्लाइंड हो गया है, क्योंकि कोई डेटा तो है नहीं वहाँ लॉकडाउन के चक्कर में। हाँ, लेकिन उनके गवर्नर पे, चेयरमैन पे प्रेशर है कि भाई चलते चलते अपने ऊपर क्यों ही टैग लगवाना, 25 दिसंबर से पहले वो चेंज कर देंगे, गवर्नर चेयरमैन जो भी है वो मतलब घोषणा कर देंगे। तो अब आखिरी पॉलिसी वाले दिन चल रहे हैं उनके, तो ये लग रहा है कि चलो ठीक है, एक रेट कट कर दो, अपने ऊपर टैग क्यों लगाना। सेम पॉलिसी मीट होगी जापान में, वो थोड़ा खतरनाक हो सकती है क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने की बातें, लेकिन वो भी ज़रूरी है क्योंकि 3% तक का वहाँ पर इन्फ्लेशन पहुँच गया। उतना इन्फ्लेशन उन्होंने शायद काफ़ी सालों बाद देखा होगा। तो 26 साल पे उनकी बॉन्ड यील्ड पहुँच गई है, सोचो हाई पे। बाप रे। तो मारुति पे नज़र रखें अगले हफ्ते।
मारुति पर हाँ मेरे ख्याल से अगले 15-20 दिन नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, मैंने भी ये सवाल पूछा था कुछ एनालिस्ट से। हाँ, वो बता पाए? इसलिए कहता है ऐसे सवाल मत पूछा करो कोई जवाब ही ना दे पाए। नहीं ऐसा नहीं है। इनके साथ ये प्रॉब्लम अक्सर रही है पहले भी, ये सवाल ऐसा पूछे सामने वाला जानकार सोचता है क्या जवाब दूं। खैर नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जानकारी रहते हैं और सेबी द्वारा एग्ज़ाम पास किए हुए हैं। तो देखिए ये है कि एक्सपर्ट्स का कहना यही है कि भाई मारुति की जापान से कुछ खास मत देखो मारुति सुजुकी को, क्योंकि जो मेन प्रमोटर कंपनी है उसका एजेंडा क्लियर है कि वो जापान में ज़्यादा कुछ उनको ग्रोथ मिलनी नहीं है, उनको मिलनी है इंडिया में। तो इंडिया पर पहले से ही फोकस्ड है, तो और फोकस कर लेंगे भाई। जापान में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगेंगे तो सीधी बात है वहाँ का मार्केट ख़राब होगा, जो भी होगा वहाँ पर। तो इससे बेटर है इंडिया पर फोकस करो, वैल्यू बढ़ाओ। और वैसे भी इनके जो नए प्रोडक्ट है सारे इंडिया से एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, गुजरात प्लांट से, तो बहुत फर्क पड़ना भी नहीं। लेकिन हाँ फिर भी क्योंकि रिलेटेड है तो कुछ हद तक शायद इम्पैक्ट रहे, तो उस पर आप अदरवाइज नज़र रखना। कोई सेक्टर इस पर नज़र है अब? सुमित अब तो बहुत सारे सेक्टर हो गए, मतलब मैं बता रहा हूँ ना, मिड कैप स्मॉल कैप की जब कैटेगरी देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि कितने मतलब ज़बरदस्त लेवल्स हैं बहुत सारे शेयर्स के। आपको मैं एक सिंपल तरीका बताता हूँ। देखो आप ना, जैसे सुमित ने बताया कि 20-25% की ग्रोथ देख लो, स्क्रीनर पर जाओ या किसी और वेबसाइट पर जाओ जहाँ वैल्यूएशन वगैरह दिखती है, पी उठाओ, देख लो, 3-4 क्वार्टर के प्रॉफिट देख लो कि आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आपका 70% रिसर्च हो गई, उसके बाद 30% रिसर्च रह जाती है जो आपको पढ़ना है उस सेक्टर और कंपनी। बस एक चीज़ का ध्यान, प्रमोटर अच्छा हो, वो सबसे ज़रूरी है। प्रमोटर के ऊपर जरा पहले नज़र रखना है। कई बार ऐसे प्रमोटर अच्छा और बुरा तो सुमित ये रिलेटिव है मामला, ये हमें बैठ के वेबसाइट से कैसे पता लगेगा। हाँ, प्रमोटर वो थोड़ा पढ़ना समझना पड़ेगा, बातचीत से समझ में आएगा, लेकिन ये ज़रूरी है प्रमोटर का आइडेंटिफिकेशन सबसे ज़रूरी होता है कि हम हर कुछ भी बेट जो करते हैं वो किसी इंसान पे करते हैं, फिर आती है कंपनी। तो पहले वो इंसान ज़रूरी है, जरा पहले उसको देखना, उसके बाद आप लोग ज़रूर निवेश करना। खैर, लेकिन आईटी क्या लग रहा है, एक तरफ वो एआई बबल, दूसरी तरफ अपना तो रेजिलियंस हो गया अब। हाँ तो चला ही है भाई। इस रैली में अगर देखो तो आईटी ने भी कंट्रीब्यूशन दे ही दिया फाइनली, रिलायंस ने दे दिया, बैंक्स ने दे दिया। बैंक निफ्टी देखो कहाँ पहुँच गई। एफएमसीजी नहीं दिया, एफएमसीजी ने नहीं दिया, लेकिन अब धीरे धीरे देना शुरू कर दिया भाई। एशियन पेंट अगर आप देखो तो 2400 का 2900 आ गया। एचयूएल में भी थोड़े हालात आ रहे हैं। अच्छा 5 दिसंबर को वो भी आ रहा है क्वालिटी का डीमर्जर। हाँ डीमर्जर 4 तारीख को, 4 या 5 को आ रहा है, मतलब अगले हफ्ते, उसको भी ध्यान रखना। ठीक है। आईटीसी मतलब मैं क्या ही बोलूँ, स्लो। उसके बिजनेस देखो ना आप, सिगरेट, अब सिगरेट अचानक से तो लोग ज़्यादा पीने नहीं लग जाएंगे, तो वॉल्यूम ग्रोथ तो वैसी ही रहने वाली है। थोड़ा बहुत ये हो सकता है भाई इम्पोर्टेड जो सिगरेट आती हैं, सस्ती महंगी जो भी आती हैं, उनको थोड़ा बहुत टिंकरिंग कर दे गवर्नमेंट किसी वजह से। दूसरा उनका होटल बिजनेस है, सीजनल है, तो आ जाएगा इस सीजनल बिजनेस में ग्रोथ। पेपर बिजनेस थोड़ा सा ठीक है। होटल इस बार अच्छा होगा ना, होटल के लिए अच्छा रहेगा, अच्छा रहता है। हाँ। तो ये हो गया। चौथा उनका डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर वाला है, वो थोड़ा सा मुझे लगता है अच्छा मानसून के चक्कर में। हाँ तो इस बार वैसे भी मानसून, ये जीडीपी के नंबर से भी इम्पैक्ट आएगा, जितनी मानसून रिलेटेड स्टॉक है इन पे आप वैसे भी अदरवाइज नजर रखना, ट्रैक्टर टेलर वगैरह कंपनियों पे। और बाकी ये जो है गेल, वो पीएनजीआरबी वाला बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी इसमें। तो रेट्रोस्पेक्टिव के साथ उन्होंने कुछ दिया ना उसमें? नहीं, उसमें क्या किया उन्होंने, $78 पर MMBTU की मांग की थी, टैरिफ बढ़ाने की, 58 से बढ़ाकर 78 करने की मांग थी। पीएनजीआरबी ने 66 के करीब राउंड फिगर में किया। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था ₹72 तक का, तो इसलिए गेल का शेयर गिर गया कि मार्केट 72 एक्सपेक्ट कर रहा था, टैरिफ हाइक मिला उन्हें केवल 66 तक का, तो वो जो आधा ही मिल पाया, तो डिफरेंस मिल पाया, तो इस वजह से गेल का शेयर गिर गया। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये, मेरी पीएनजीआरबी के ही मेंबर से और उन लोगों से बात हुई, हायर मैनेजमेंट से, हमने लाइव प्रोग्राम भी किया उस पर। उनका कहना है कि भाई गैस के दाम बढ़ेंगे, अब रसोई गैस महंगी हो जाएगी, गैस का यूज़ होता है टाइल्स सेक्टर में, तो टाइल्स से महंगी हो जाएंगी, फर्टिलाइज़र महंगी हो जाएगी, और आपके पावर प्लांट में यूज़ होती है वो महंगा हो जाएगा। ओला उबर वाले ड्राइवर जो गैस बेस चलाते हैं गाड़ियाँ, वो महंगी हो जाएंगी, हो सकता है फ्रेट रेट बढ़ जाए आपका। तो थोड़ा सा जो इसका इम्पैक्ट है वो, हाँ, तो वो अलग अलग सेक्टर्स में दिखेगा। लेकिन इसमें एक सिल्वर लाइनिंग भी है। सिल्वर लाइनिंग क्या है कि मार्केट को डर था 72 का, अब मिला 65-66,
तो आपका जो इतना इम्पैक्ट आ सकता था उतना नहीं आएगा गैस प्राइसिंग शायद में। तभी गेल रिकवर भी हुआ लोअर लेवल से। गेल रिकवर हुआ। बाकी सेक्टर्स पर नज़र रखनी होगी अब कि फर्टिलाइज़र पर, टाइल्स पर, कि वहाँ पर किस तरह से कंपनियां रेट पास ऑन करती हैं। एक तो अब हर कंपनी बताएगी कि उसकी कॉस्टिंग में कितना इम्पैक्ट आएगा, उसके बाद फिर पता चलेगा कि किसने पास ऑन कर पाया। तो चलिए खैर ये नज़र रखिएगा। बाकी मिड कैप स्मॉल कैप में अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है बीच बीच में, उन पे नज़र रखिएगा। आईपीओ मार्केट गुलजार है ही, 2-3 आईपीओ नए खुल ही रहे हैं, वो आप देखना है। सुदीप की तो बढ़िया लिस्टिंग हुई थी, 2 नए आईपीओ 3 तारीख को खुलने वाले हैं, उन दोनों आईपीओ पे नज़र रखना। 5 को बंद होंगे, 10 को लिस्ट होंगे, तो वो आईपीओ मार्केट कैसी रहती है। बाकी तो ऐसा और कुछ है नहीं। एक बहुत बड़ी चीज़ है सुमित, मतलब मैं डेटा पॉइंट्स पे नहीं बोल रहा, जय वीरू की जोड़ी। देखिए वो जय वीरू की जोड़ी ना, हाँ चली गई, उसमें यू नो जो वीरू थे वो वीरू चले गए ना, तो ठीक है, कोई बात नहीं, अब ये सब पार्ट एंड पार्सल है लाइफ का। यहाँ भी हमें दर्शकों ने ऐसा ही प्यार किया, और मैं जब कमेंट सेक्शन कभी कभी पढ़ लेता हूँ तो उसमें आता है कि जय वीरू की जोड़ी। तो यहाँ भी मुझे लग रहा है कि वीरू जा सकता है। वीरू जो है अब वीरू जा नहीं सकता है। वीरू और जय का जो शो है थोड़ा अलग हो सकता है। अरे ठीक है, देखिए अब दिल्ली से नहीं बैठेंगे ये, अभी तो मुंबई में से बैठे, उसके बाद देखते हैं। खैर लेकिन एक चीज़ है कि एक किसी बड़े ही समझदार आदमी ने मुझे एक बात समझाई थी कि आप कहीं से निकलते हो तभी कहीं पहुंचते हो, एक सीढ़ी छोड़ोगे तभी तो दूसरी पकड़ोगे। सो जिंदगी में चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड। सो उसी का पार्ट रहिए, एंजॉय करिए, आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए। और लोग मतलब मीडिया में आप तो जानते ही हो, घूम के वापस मिल ही जाते हैं। 10 साल बाद 12 साल बाद मैं मित्तल साहब को मिला, फिर 10-12 साल बाद नहीं भी हुआ तो 10-12 महीने बाद मिल जाएंगे, कहीं जा रहा है तो मिलते ही रहेंगे, वो तो चलता रहेगा। खैर नहीं, वो तो प्रोसेस है, ये तो प्रोसेस है। आज ये नहीं, कल कोई और, कोई और, धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे हम आगे। खैर इस पर हम आगे बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए तो इसको यही समेटते हैं। आप लोग बाकी वीकेंड को एंजॉय करिए और मार्केट का मज़ा लीजिए। स्लोली एंड स्टडली हम फिर रनिंग पे पहुंच ही जाएंगे कुछ दिनों बाद। अभी के केस में तो दिसंबर आ गया है, सो अभी तो फेस्टिव चल रहा है, थोड़ा एफआई शायद उल्टा कर दें इस बारी कि बेचने के बजाय दिसंबर में वापस आ जाए, लेट्स सी। लेकिन अभी के लिए बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं। मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छी अपॉर्चुनिटी जो मित्तल साहब बता भी रहे हैं, जरा उन पे आप नज़र रखना, सिंपल। चलिए तो फिलहाल इस खास पेशकश को यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार।